फेद मिलिटेंट्स के बगावत के वजह से वेस्टेरोस में साल भर हंगामा शुरू था और 42 एसी में किंग एनिस के मरने के बाद में तो वेस्टेरोस में और भी ज्यादा बवाल शुरू हो गया। सब लोग कहने लगते हैं कि हमारे हाई सेप्टन के शाप के वजह से ही ये किंग अबोमिनेशन किंग एनिस मर गया। जब हमारे फेथ ऑफ द सेवन के खिलाफ जाओगे तो ऐसे ही कुत्ते की मौत मरोगे। ऐसे सब बुरी बातें स्मॉल फोक करने लगते हैं। ड्रैगनस्टोन पर किंग एनिस की मौत होके अभी एक हफ्ता हो गया है और बराबर 8वें दिन आसमान से दो मैसिव ड्रैगन्स उतरते हैं। एक होता है वेगार और विसेन्या और दूसरा होता है बलेरियन और उस पे बैठा हुआ मेगोर। ड्रैगनस्टोन पर मौजूद सभी लोग मेगोर मेगोर ऐसे नारे लगाने लगते हैं क्योंकि उनका प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन मेगोर वापस आ गया था। मेगोर ने अपना पूरा बचपन वहीं पे गुजरा था और ड्रैगनस्टोन के छोटे टारगेरियन लॉयलिस्ट पॉपुलेशन में वो आज भी बहुत पॉपुलर था। विसेन्या टारगेरियन वहां के सेप्टन को मेगोर के सर पे एगोन का रूबीज का क्राउन रखने के लिए बोलती है। किंग एनिस ने हमेशा एक बड़ा सा गोल्डन क्राउन एक राजा के तौर पे पहना था, बट अगर आपको याद हो तो एगोन का क्राउन 7 रेड रूबीज का बनाया गया था। एगोन के मरने के बाद में इतने सालों तक विसेन्या ने वो रूबी का क्राउन संभाल के छुपा के रखा था। वो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मेरा बेटा राजा बनेगा और उसके सर पे ये ताज होगा। फाइनली उसके सालों की तमन्ना पूरी होती है और उसके बेटे मेगोर के सर पे एक सेप्टन रेड रूबीज का क्राउन रख देता है और उसे वो वही के वही वेस्टेरोस का राजा डिक्लेयर कर देता है। मेगोर के इस राज तिलक सेरेमनी में कोई भी बड़ा हाउस शामिल नहीं होता, बट कुछ छोटे छोटे हाउसेस ड्रैगनस्टोन पर जरूर थे। इसमें सबसे बड़ा सपोर्टर था हाउस हैरोवे, ऑब्वियसली बिकॉज मेगोर की नई दुल्हन एलिस इसी हाउस हैरोवे की थी। वहां पर एलिस तो नहीं होती, बट वहां पर उसके पिता लूकस मौजूद होते हैं जिन्हें मेगोर अपना हैंड बना देता है। बट कहीं पर भी डूवेजर क्वीन एलिसा और उसके बच्चे दिखाई नहीं देते। मेगोर को पता चलता है कि चालाक एलिसा अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई है, यानी कि वो हाउस वलेरियन के ड्रिफ्टमार्क के आइलैंड पर भागी रहती है। मेगोर के राज तिलक सेरेमनी में कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलता नहीं है क्योंकि सबको अपने जान की पड़ी थी। बट इस सेरेमनी के बाद में जब वेस्टेरोस के टेबल के सामने एक काउंसिल मीटिंग शुरू होती है तब कोई ग्रैंड मिस्टर गेवन अचानक कहते हैं कि हमारे मरे हुए राजा एनिस ने उनके बेटे एगोन को हेयर टू द थ्रोन बनाया है। सो मेगोर, तुम्हारा आयरन थ्रोन पे कोई अधिकार नहीं है। मेगोर वहां पे खड़ा होता है और वो वही के वही गेवन का गला काट देता है। ग्रैंड मास्टर गेवन के लाश के सामने ही आगे की मीटिंग होती है जिसमें मेगोर अपनी कुछ फ्यूचर स्ट्रेटजीज डिसाइड करने लगता है। मेगोर बस सिर्फ एक रात ड्रैगनस्टोन पर रुकता है और वो अगले ही दिन सुबह विसेन्या के साथ साथ किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है। उन दोनों के साथ साथ ही आसमान में 500 अलग अलग रेवंस का जत्था उड़ता है जो वेस्टेरोस के हर एक छोटे बड़े लॉर्ड के पास जाता है और उसमें मैसेज रहता है कि किंग मेगोर अभी वेस्टेरोस का नया राजा बन गया है। उसी दिन के आफ्टरनून तक किंग्स लैंडिंग के आसमान में वेगार और बलेरियन मंडराने लगते हैं और पहले से ही फेद मिलिटेंट के प्रॉब्लम्स में चलने वाले किंग्स लैंडिंग के शहर में अब और भी ज्यादा अफरा तफरी मचने लगती है। रेनिस के हिल पर सेक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में हजारों वॉरियर सन्स और पुअर फेलोज घर बना के बैठे थे और वो एक तरह से पूरे फेद मिलिटेंट का कमांड सेंटर बन गया था। दूसरे तरफ विसेन्या के हिल पर थोड़े बहुत बचे हुए सिटी वॉच के नाइट्स और टारगेरियन मेन एट आर्म्स मौजूद थे जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में विसेन्या टारगेरियन अपने खुद के नाम दिए हुए हिल पर उतरती है और सबको बुलाकर एक जोश भरा स्पीच देती है। वो बोलती है मेगोर ही तुम्हारा सच्चा राजा है, वो एगोन द कॉन्करर का असली खून है। वी
किंग एनिस अभी मर गया है और अब असली टारगेरियन मेगोर की पारी है। ऐसे सब स्पीच के बाद में टारगेरियन सोल्जर्स में एक अलग ही जोश आ जाता है। बट इतने में वहां पर सर डेमन मॉरिगन आ जाता है। सो ये सर डेमन मॉरिगन फेद मिलिटेंट के किंग्स लैंडिंग के सोल्जर्स के कमांडर थे। उनमें और विसेन्या में वहीं पर बहस शुरू होती है। सर डेमन कहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा सही में असली किंग है तो उसे 7 गॉड्स के सामने अपने आप को साबित करना होगा। क्यों ना हम यहाँ पर ट्रायल बाय 7 का आयोजन करें। जो इस ट्रायल में जीतेगा उसी की सब लोग बात मानेंगे। विसेन्या हंसने लगती है और बोलती है कि मेरे बेटे मेगोर को ऐसे फालतू बैटल लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ही इज द ब्लड ऑफ द ड्रैगन। तुम सभी फेद मिलिटेंट्स को शांत होना चाहिए और 2 दिनों में ये सब बवाल रोक देना, वरना मैं तुम लोगों को मदर। विसेन्या कुछ अपनी बात खत्म करने के पहले ही टारगेरियन सोल्जर में से एक भयानक आवाज आती है, मदर डोंट वरी, मुझे सर डेमन की बात मंजूर है। एक हाथ में ब्लैक फायर और दूसरे हाथ में डार्क सिस्टर, ऐसे 2 वलेरियन स्टील तलवारों को लेके मेगोर सर डेमन के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि उसे ये ट्रायल बाय 7 की चुनौती मंजूर है। सर डेमन मुस्कुरा के कहते हैं ओके देन स्वॉर्ड्स विल डिसाइड द मैटर। सर डेमन ऐसे कहते हैं और उनके आजू बाजू में नाइट्स आ जाते हैं और वो टोटल 7 वॉरियर्स होते हैं। बट उनके सामने मेगोर अकेला होता है। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद में कोई डिक बिन नाम का एक लो बॉर्न सिंपल मैन एट आर्म्स आगे आता है और वो जोर से चिल्लाता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी टारगेरियन किंग का आदमी बन के जी है, आज मैं टारगेरियन किंग का आदमी बन के मरूंगा। I've been a king's man since I was a boy. Now I mean to die as a king's man. मेगोर के लिए एक सिंपल सा मैन एट आर्म्स खड़ा होता देख के बाकी कुछ तगड़े नाइट्स भी जोश में आते हैं और वो मेगोर के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कुछ ही मिनटों में टीम किंग मेगोर टारगेरियन वर्सेस टीम सर डेमन मॉरिगन, ऐसे 7 वर्सेस 7 ट्रायल बाय 7 शुरू होती है। ये ट्रायल बाय 7 कुछ आधा घंटे ही चलती है। बट इस भयानक फाइट के एंड में सिर्फ मेगोर और फेथ के 2 वॉरियर्स रहते हैं। एक होता है सर डेमन और दूसरा कोई तगड़ा सर विलियम करके एक बाकी रहता है। मेगोर ने सालों तक 5 वर्सेस 1, 10 वर्सेस 1 ऐसे फाइट्स में हिस्सा लिया था और उसने ट्रेनिंग ली थी और उसी मेहनत का आज उसे फायदा होने वाला था। उसने इस 2 वर्सेस 1 फाइट में अपना क्विक फुटवर्क दिखाया और सर विलियम को चकमा देके सर डेमन का गला काट दिया। बट तभी सर विलियम ने मेगोर के सर पे जोर से उनका हथियार मारा। बट उसी वक्त मेगोर ने सर विलियम के छाती पे भी ब्लैक फायर से जोर से अटैक किया। सर विलियम और मेगोर दोनों वॉरियर्स बेहोश होके वहीं पे गिर जाते हैं। विसेन्या भाग के मेगोर के पास आती है और अपने बेटे का सर अपने लैप में रखती है। कुछ सेकंड सभी देखने वालों को समझता ही नहीं है कि क्या हुआ है। बट इतने में विसेन्या जोर से चिल्लाती है, द किंग ब्रीथ्स, यानी कि राजा की सांसें चल रही है। द किंग लिव्स। किंग मेगोर ने फेद ऑफ 7 के पवित्र 7 वर्सेस 7 ट्रायल बाय 7 के कॉम्बैट को जीत लिया था और उसने अभी 7 भगवानों के सामने अपने आप को प्रूव किया था कि वो वर्दी राजा है। उसी वक्त फेद मिलिटेंट के कई सारे लोगों ने मेगोर के सामने घुटने टिका दिए। बट कई सारे फेद मिलिटेंट ऐसे भी थे जो गुस्से में वहां से निकल के जाते हैं। मेगोर ये एपिक ट्रायल बाय 7 का फाइट तो जीत जाता है बट वो एक्चुअली खुद कोमा में चले जाता है। सर विलियम का हैमर उसके सर पे इतने जोर से लगा था कि मेगोर बेहोश हो गया था। मेगोर की माँ विसेन्या कई सारे मेस्टर्स और सेप्टेंस को लाती है। कई सारे मंत्र बोले जाते हैं।
कुछ अलग अलग दवा और पोशंस मेगोर को दी जाती है, बट उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। मेगोर के दिल की धड़कन तो अभी भी चल रही होती है, बट वो बेहोश होता है। इवन खुद वॉरियर सन्स भी मेगोर के लिए सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में दुआ मांगने लगते हैं, बट उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। दूसरे तरफ खुद एगोन और राइना कुछ 2 महीनों तक अभी भी हाउस क्रेकहॉल के कैसल में ट्रैप्ड रहते हैं। उन्हें कुछ 3000 पुअर फेलोज ने घेर लिया था और वो उनको मारना चाहते थे, बट इसी में क्रेकहॉल के दूसरे बाजू में खुला समुंदर होता है और ऑब्वियसली उस साइड में कोई भी पुअर फेलोज मौजूद नहीं होता। हाउस क्रेकहॉल ने हाउस लैनिस्टर के मदद से कैसे तो करके राइना और एगोन को एक शिप में बिठाया और वो उन दोनों को कैसरली रॉक लेके जाते हैं। अब लैनी स्पोर्ट में कैसरली रॉक पे उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी के कैसरली रॉक के लॉर्ड लाइमन लैनिस्टर और उनकी बीवी जकोस्टा लैनिस्टर राइना और एगोन को संभालने लगते हैं। इसी में जकोस्टा को पता चलता है कि राइना अभी प्रेग्नेंट हुई है। किंग्स लैंडिंग में 27 दिन हो गए थे, बट अब भी किंग मेगोर बेहोश था और किंग्स लैंडिंग में अब सब जगह पे पुअर फेलोज और वॉरियर सन्स का बोलबाला था। इसी में कोई एक वॉरियर सन्स का नाइट सर हॉरिस हिल 9000 फेद मिलिटेंट्स के आर्मी को लेके किंग्स लैंडिंग के पश्चिमी इलाके से आ रहा था और कोई वॉट द ह्यूअर नाम का और एक बागी फेद मिलिटेंट का कमांडर 12000 के फेद मिलिटेंट्स को लेके साउथ में से किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रहा था। यानी कि किंग्स लैंडिंग कुछ ही दिनों में एक बड़े वॉर में गिर सकता है और अभी किंग्स लैंडिंग को किंग मेगोर की जरूरत थी। राजा बेहोश है तो उसके तख्त को जल्दी से छीना जाए, ऐसा प्लान हाई सेप्टन का था और इसीलिए उसने अपने 2 कमांडर्स बड़े आर्मीज के साथ पश्चिमी इलाके से और दक्षिणी इलाके में से भेजे थे। किंग मेगोर कोमा में रहने का ये 28 दिन था और सुबह सुबह किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह पे पेंटोस में से एक बड़ी शिप आती है और इसमें से खूबसूरत एलिस हैरोवे बाहर निकलती है, बट एलिस अकेली नहीं होती। एलिस के साथ साथ इसमें 600 पावरफुल सेल स्वॉर्ड भी आए होते हैं और एक खूबसूरत औरत भी होती है। ये कोई लंबे काले बालों वाली और एकदम जहरीले आंखों वाली औरत होती है और इसका नाम होता है टियाना ऑफ द टॉवर। कहते हैं ये टियाना किसी पेंटोसी मैजिस्ट्रेट की बेटी है और पेंटोस में वो एकदम एग्जोटिक डांसर भी थी। एक दिन ऐसे ही मेगोर कहीं पे तो पार्टी करने गया होता है, तब उसकी नजर इस टियाना पे गिरती है और तभी से मेगोर ने उसे अपने करीब रख लिया। शॉकिंगली मेगोर के ऐसे नाते से एलिस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ये टियाना सिर्फ डांसर नहीं थी, बट वो कुछ काला जादू करने वाली और कुछ अजीबोगरीब एसोस के पॉइजन के साथ खेलने वाली भी औरत थी। टियाना ऑफ द पेंटोस के आते ही क्वीन विसेन्या ने मेस्टर्स और सेप्टन्स को मेगोर के रूम से भगा दिया और टियाना को मेगोर को ठीक कराने की जिम्मेदारी सौंपी। पता नहीं एक रात में इस चुड़ैल टियाना ने कौन सी काली जादू की, बट अगले ही दिन सुबह मेगोर ने अपनी आंखें खोली। मेगोर के ऐसे अचानक कोमा से उठने की भी कई सारी थियरीज है, बट मैं उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। किंग मेगोर बिस्तर से उठ के पहले तो नहाने जाता है और फिर वो सीधा महल के बाहर निकल के बलेरियन पे बैठता है। रेनिस के हिल पर सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में कुछ 1500 फेद मिलिटेंट्स ने पनाह ली होती है। इसमें यही कुछ 200 वॉरियर सन्स होते हैं, बट बाकी सभी पुअर फेलोज होते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कुछ गरीब आदमी लोग, ऐसे सब लोग मिलके सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में रहते होते हैं। ये सुबह सुबह का वक्त था और तभी आसमान में बलेरियन की चीखें सुनाई देती है। सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में किसी को कुछ भी समझने के पहले बलेरियन उस पे आग फेंकना शुरू करता है। मेगोर द क्रूअल वॉज हियर। बच्चे, औरतें, बूढ़े, मेगोर को किसी का कुछ नहीं पड़ा था। उसके सामने बस ये फेद मिलिटेंट्स थे और उन सबको मेगोर को जलाना था। उन्होंने टारगेरियन से पंगा लिया था,
तो उनको जलाना था। मेगोर ने अगले 2 घंटों तक सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में सिर्फ आग मारी थी। कहते हैं उस दिन मेगोर ने कुछ 3000 लोगों को जिंदा जलाया। 2 घंटे तक पूरे किंग्स लैंडिंग में लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। बट जब बलेरियन ने आग फेंकना बंद किया तब पूरे किंग्स लैंडिंग में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। कहते हैं अगले 3 महीनों तक किंग्स लैंडिंग में काला धुआं रहा था और सब जगह पे जलने की बू आ रही थी। किंग मेगोर ने किंग्स लैंडिंग में मौजूद हर एक फेद मिलिटेंट को जिंदा जलाया था। मेगोर हमेशा ही पगला रहा था, बट उसमें जो थोड़ी अच्छाई बाकी थी वो ट्रायल ऑफ 7 के दिन में खत्म हो गई थी। टियाना ने जिस मेगोर को जगाया था वो था मेगोर द क्रूअल। ऐसे भयानक बर्निंग ऑफ द सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के तांडव के बाद में किंग मेगोर ने अपने लील हाउसेस यानी कि साथी हाउसेस को बोल दिया, जो भी फेद मिलिटेंट्स की आर्मीज किंग्स लैंडिंग को घेर रही है उनको तबाह कर दो। बट ओल्ड टाउन से हाई सेप्टन का संदेशा भी सभी हाउसेस को जाता है, तुम 7 भगवानों के भक्त इन ड्रैगन्स, मॉन्स्टर्स और अबॉमिनेशंस को तुम सभी मार गिराओ। सो सबसे पहले जानते हैं साउथ से आने वाले वॉट द ह्यूअर के बारे में। सो इस वॉट द ह्यूअर की कुछ 12,000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी स्टोन ब्रिज के यहाँ पे पहुंची रहती है। किंग्स लैंडिंग अभी भी थोड़ा दूर था और वॉट द ह्यूअर ने सोचा कि यहाँ पे कुछ दिन रह के प्लान करके वहाँ पे अटैक किया जाए। बट वॉट द ह्यूअर को कुछ समझने के पहले टारगेरियन लॉयलिस्ट की एक आर्मी फेद मिलिटेंट्स को घेर लेती है। इस टारगेरियन लॉयलिस्ट के आर्मी में हाउस बारेमोन, हाउस मैसी, हाउस स्टोकवर्थ, हाउस हैरोवे और हाउस सेल्टिगार की आर्मी होती है। इनके पास कुल मिला के सिर्फ 5,000 लोग ही रहेंगे और फेद मिलिटेंट्स के आर्मी में तो ऑलमोस्ट 12,000 लोग थे। बट फिर भी टारगेरियन लॉयलिस्ट्स ने फेद मिलिटेंट्स के आर्मी को एक दिन में खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बराबर से अच्छे से प्लानिंग करके उनको चारों तरफ से घेर लिया था। इस दर्दनाक दिन पे फेद मिलिटेंट्स के कुछ 10,000 लोग मारे गए थे और मैंडर नदी के किनारे इतनी लाशें होती है कि मैंडर नदी खून से लाल हो जाती है। कहते हैं अगले कुछ 1 साल तक मैंडर नदी का पानी टेस्ट में बिटर लगने लग गया था, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा खून जो मिक्स हुआ था और इसीलिए इस स्टोन ब्रिज का नाम बदल के हमेशा के लिए बाद में बिटर ब्रिज बन जाता है। वैसे ही अब पश्चिमी इलाके से आने वाले सर हॉरिस हिल के आर्मी की बात करते हैं। सो ये सर हॉरिस हिल कुछ 10,000 की फेद मिलिटेंट्स की आर्मी लेके स्टोनी सेप्ट के गांव में रहता होता है। वो भी यही प्लान करता है कि यहाँ पे स्टोनी सेप्ट में प्लान करते हैं और अभी किंग्स लैंडिंग में अटैक करते हैं। बट वो जब भी ब्लैक वाटर रश नदी के नजदीक बसे हुए ओपन फील्ड्स में आता है तब 6,000 टारगेरियन लॉयलिस्ट की आर्मी उसके सामने आ जाती है और एक भयानक वॉर शुरू होता है। फेद मिलिटेंट्स एक्चुअली टारगेरियन आर्मी पे हावी होने लगते हैं, बट कुछ ही टाइम में वहां पर बलेरियन द ब्लैक ड्रेड आ जाता है। मेगोर और बलेरियन के आते ही फेद मिलिटेंट्स की सबकी फट जाती है। मेगोर ने अपने जिंदगी में एक भी बैटल हारी नहीं थी, तो वो ये बैटल कैसे हारेगा। मेगोर के आते ही वो 1 घंटे में ये बैटल जीत जाते हैं और हॉरिस हिल को भी गंदी मौत मिल जाती है। ऐसे बड़े बड़े बैटल्स जीतने के बाद में मेगोर किंग्स लैंडिंग में वापस आता है और वो अब टियाना ऑफ पेंटोस से शादी करने का डिसीजन लेता है। ये सुन के दरबार का नया ग्रैंड मास्टर माइरोस कहता है, ये क्या पागलपन है, मत भूलो कि तुम्हारी बीवी अभी भी सेरिस हाईटॉवर है, ये एलिस और टियाना तुम्हारी रखेल है। माइरोस के जुबान से रखेल शब्द बाहर निकलता है
और मेगोर दरबार में ही उस मायरोस के 2 टुकड़े कर देता है। मेगोर अब इतना स्ट्रांग हुआ था कि मायरोस के 2 टुकड़े करने में उसे ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते। कहते हैं किसी केक को नाइफ जैसे काटती है, वैसे मेगोर उस मायरोस को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इस भयानक हादसे को देख के एलिस दरबार में ही चीख देती है और बेचारी चक्कर आके वहीं पे गिर जाती है। इवन मेगोर की माँ विसेन्या भी बहुत शॉक्ड हो जाती है, बट टियाना ऑफ पेंटोस वहाँ पे मस्त हंसती होती है। सही में मेगोर को अभी एक कोई पगली औरत मिल गई थी। उसी रात को मेगोर और टियाना की शादी सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के खंडर में की जाती है, जहां पर हजारों लोगों को उसने बस 1 महीने पहले जिंदा जलाया था। मेगोर ये शादी जानबूझ के फेथ ऑफ द 7 के रिवाज से ही करता है। कुछ 15 सेप्टेंस इस शादी में मंत्र बोलने के लिए मना करते हैं और वो उन 15 के 15 सेप्टेंस को मौत के घाट उतारता है। बट फाइनली कोई 16वां सेप्टन उनकी शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ साथ मेगोर की अभी 3री शादी होती है और ये शादी एक सेप्टन कराता है, जो कि एक शॉकिंग चीज होती है। बट इससे बड़ी भी शॉकिंग चीज ये थी कि इस शादी में गुजरे हुए किंग एनिस की विधवा क्वीन एलिसा अपने 3 बच्चे विसेरिस, जहेरिस और एलिसन के साथ मौजूद थी। अब वो क्यों यहाँ पे आई है? सो शादी के पहले क्वीन विसेन्या वेगार पे बैठ के ड्रिफ्ट मार्क के चक्कर काटती है और ड्रिफ्ट मार्क के वेलेरियंस को डराती है। हाउस वेलेरियन को अपने प्रिंसेस एलिसा को जाने देना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने प्रजा की पड़ी थी, और एलिसा भी कहती है कि मुझे जाने दो। सो इवेंचुअली एलिसा किंग्स लैंडिंग में आती है और वो अभी एक तरीके से किंग्स लैंडिंग में हॉस्टेज बन चुकी है। टियाना के साथ शादी होने के बाद में मेगोर टियाना और एलिस ऐसे दोनों के साथ एक रंगीन सुहागरात मनाता है, और ये सब न्यूज़ सुन के ओल्ड टाउन में हाई सेप्टन और गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने स्पीच में कहता है ये मेगोर द क्रूअल मतलब भी एक अबॉमिनेशन है जो अपने होर्स के साथ में हम सब पे राज कर रहा है, सो उसे मार गिराओ। किंग्स लैंडिंग में सब जगह पे अब भी जलने की बदबू आ रही थी, बट फाइनली मैसिव रेड किप का कंस्ट्रक्शन खत्म होने आ गया था। बट मेगोर एक दिन अचानक और कुछ नए चेंजेस सजेस्ट करता है। वो वर्कर्स और इंजीनियर्स को बताता है कि उसे बड़े कैसल के बीचों बीच और एक छोटा कैसल चाहिए जहां पर राजा सुरक्षित महसूस कर सके, और इसी के साथ साथ नए छोटे कैसल विद इन कैसल का एक काम शुरू होता है, और इस छोटे कैसल को मेगोर्स होल्डफास्ट कहने लगते हैं। इस होल्डफास्ट की खास बात यह थी कि इसके नीचे कई सारे टनल्स और छुपे रास्ते होंगे जो सिर्फ राजा को पता होंगे। अगर समझो रेड किप में कोई भी हमला करता है तो राजा को बराबर से भागने में आसानी हो, इसलिए ऐसे छुपे रास्ते बनाने का हुक्म मेगोर देता है। इस मेगोर्स होल्डफास्ट के आजू बाजू में एक तरह से खाई होती है जिसके बीच बड़े बड़े स्पाइन्स होते हैं। अगर किसी को भी मेगोर्स होल्डफास्ट के अंदर जाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता होता है। सो इसके वजह से किंग की सेफ्टी और भी मजबूत हो जाएगी। सो मेगोर ये सब प्लान्स बनाता है और अपने हैंड लूकास हैरोवे के जरिए इसका काम शुरू करवाता है। टियाना तो आजकल मेगोर के सभी काउंसिल मीटिंग्स में भी मौजूद होती है और मेगोर उसे कहता है माय मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर। सो हिस्ट्री में पहली बार स्मॉल काउंसिल में मास्टर ऑफ विस्परर की सीट बनाई जाती है, और फर्स्ट एवर विस्परर मेगोर की बीवी टियाना ही थी। काली जादू करने वाले इस टियाना को कब कहाँ पे क्या हो रहा है ये बराबर सब कुछ पता होता है। किंग मेगोर ने अपने स्मॉल काउंसिल के साथ मिलके कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेने शुरू किए, और उसमें सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि उसने फेद मिलिटेंट्स को अभी इलीगल ठहरा दिया था। उसने सीधा एक लॉ बनवाया जिसमें कहा गया कि जो भी धर्म के लिए, जो भी फेथ ऑफ द 7 के लिए हथियार उठाएगा वो आयरन थ्रोन का
दुश्मन होगा और ऐसा हथियार उठाना आज से इलीगल है। जो भी ऐसा हथियार उठाएगा उसे मार दिया जाएगा। फेद मिलिटेंट इज इलीगल। वॉरियर सन्स और पुअर फेलोज को वेस्टरोस में अब से कोई भी परमिशन नहीं है। फेथ ऑफ द सेवन के फॉलोअर्स की रक्षा करने की जिम्मेदारी आयरन थ्रोन खुद उठाता है। आयरन थ्रोन के वॉरियर्स ही आज से फेथ की रक्षा करेंगे, बट फेथ कभी भी अपने हाथों में हथियार नहीं उठाएगा और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे मार दिया जाएगा। सो ऐसे ही मेगोर द क्रूअल का राज शुरू हो गया था और फेथ मिलिटेंट को उसने कुछ हद तक ठिकाने लगा दिया था, बट अभी भी फेथ मिलिटेंट अपराइजिंग खत्म नहीं हुई थी और सबसे इम्पोर्टेंटली मेगोर के सामने अभी भी राइना और एगोन की चुनौती थी। सो मेगोर के खिलाफ लैनिस्टर्स और हाई टॉवर्स क्या चुनौती लाते हैं और उनका मुकाबला मेगोर कैसे करेगा, वो सब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।